माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस की हमारी सीरीज में आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जिसको आप सिंपली एनिमल टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। इससे पहले हमने प्लांट टिश्यूज पर बेस्ड क्वेश्चंस किए। होपफुली अब आपको प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी एकदम क्रिस्टल क्लियर होगी। हम लेक्चर्स में उसको पढ़ भी चुके हैं एनसीईआरटी से, और हमने उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। अब अगर हम इस चैप्टर की बात करें बच्चों, तो एक चीज ध्यान रखनी है आपको। अगेन एक्चुअली ना 11th एनसीईआरटी की जो पूरी यूनिट है, आपका जो 5th 6th 7th चैप्टर है, प्लांट मॉर्फो, प्लांट एनाट और प्लस ये एनिमल टिश्यू, इन तीनों में ही ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा वेरिएशंस हैं। तो मैं आपको कहूंगी कि ये पूरी की पूरी जो यूनिट है वो आप ओल्ड एनसीईआरटी से प्रिपेयर करेंगे तो फायदे में रहेंगे, ठीक है। तो अगेन हम इस चैप्टर की भी बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो आपका न्यू एनसीईआरटी का खोला है मैंने वर्जन, और ये ओल्ड एनसीईआरटी है। तो आपकी ओल्ड एनसीईआरटी में पहले एनिमल टिश्यूज को डिटेल में समझाया है। यू ऑल नो कि हम एनिमल्स जितने भी हैं वो 4 बेसिक टिश्यूज से बने होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। तो चारों को डिटेल में इस चैप्टर में समझाया गया है। उसके बाद आपको ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम में एनिमल्स का इंट्रोडक्शन दिया है, मतलब उनका पूरा, नॉट ओनली इंट्रोडक्शन, पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर समझाया है, जिसमें 3 एनिमल्स हैं, अर्थवर्म, कॉकरोच एंड फ्रॉग। बट अगर आप न्यू एनसीईआरटी में इस चैप्टर को देखेंगे तो इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट डिलीट कर दिया है बच्चों, दैट इज एनिमल टिश्यूज। जबकि नीट में एनटीए सिलेबस में एनिमल टिश्यूज पूछता है, 2024 में भी एनिमल टिश्यूज से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो एनिमल टिश्यूज आपको छोड़कर नहीं जाना है। मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम हम न्यू एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो कौन से एडिशनल टॉपिक्स हैं जो हमें ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ने हैं। तो उसके लिए मैंने नीट 2025 सिलेबस का एक वीडियो आपका अपलोड कर रखा है बच्चों चैनल पे। बहुत ही अच्छे से मैंने उसमें आपको समझाया है कि वो कौन सी चीजें हैं जो आपको ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़नी है, और उसमें भी अगर मैं मेजर बात करूँ ना तो वो यही वाली यूनिट है। बाकी यूनिट्स में ऐसी कोई चीज मुझे ध्यान नहीं है जो आपको ओल्ड एनसीईआरटी से अलग से पढ़नी पड़े, बट यस दिस यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जिसके पास भी न्यू एनसीईआरटी है प्लीज यहीं पर अपनी एनसीईआरटी में लिख लो एनिमल टिश्यूज, यानी ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने फ्रॉग दे रखा है और कॉकरोच को डिलीट कर दिया, बट अगेन एनटीए ने अभी भी अपने सिलेबस से कॉकरोच डिलीट नहीं किया है। अर्थवर्म तो कभी नीट के सिलेबस में था ही नहीं, कॉकरोच एंड फ्रॉग दोनों थे। फ्रॉग भी 2024 से ही इंक्लूड किया है न्यू एनसीईआरटी में, बट अगेन सरप्राइजिंगली 2024 के पेपर में फ्रॉग से एक भी क्वेश्चन नहीं था। बहुत अच्छे से हमने प्रिपेयर किया, यूट्यूब पे भी मैंने लेक्चर बना के डाला। आपको समझना है ना, तो आप फ्रॉग का और कॉकरोच दोनों के लेक्चर्स मैंने डाल रखे हैं, आप वहां से उन्हें जरूर देखना। बट अगेन 2024 में फ्रॉग से क्वेश्चन नहीं था, बट ठीक है कोई बात नहीं। अगर न्यू एनसीईआरटी में है, एनटीए के सिलेबस में भी है, तो हम तो प्रिपेयर करके जाएंगे। क्या पता 2024 में कॉकरोच से 2 क्वेश्चंस थे, क्या पता फ्रॉग से 2025 में पूछ ले, है ना। तो आपको यहाँ पर 2 टॉपिक्स ऐड करने हैं न्यू एनसीईआरटी वाले बच्चों को, एक तो एनिमल टिश्यूज और एक कॉकरोच, और ये दोनों टॉपिक्स आप कहाँ से पढ़ेंगे, बट ऑब्वियस ओल्ड एनसीईआरटी से, ठीक है। चलिए तो अगर हम इस चैप्टर को क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करें, ये पूरा का पूरा चैप्टर मैंने एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सीरीज में अपलोड किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से प्रिपेयर कर सकते हैं जिन्होंने नहीं किया है। जिन्होंने कर लिया है वो तैयार हो जाओ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। चलिए, तो अगर हम एनिमल टिश्यूज की बात करें बच्चों, तो एक बार मैं हल्का सा आपको ब्रीफ दे दूं जिससे आपको क्वेश्चंस करना आसान रहेगा। तो शुरू में तो यहाँ पे टिश्यूज के बारे में बताया, टिश्यूज क्या होते हैं दैट यू ऑल नो। अब एनिमल टिश्यूज में एपिथेलियल टिश्यू, ये जो हमारे 4 टिश्यूज हैं, इनका एक बेसिक इंट्रो अगर मैं आपको दूं, थोड़ा प्रैक्टिकली आप सोचें हमारी बॉडी में किस तरह से ये 4 टिश्यूज हैं। तो देखो, आपकी बॉडी में जितनी भी कवरिंग्स है ना, एक तो आपकी पूरी आउटर कवरिंग आपकी स्किन हो गई, नॉट ओनली आपकी, जितने भी एनिमल्स हैं सब में ये चारों टिश्यूज होते हैं। तो एक तो हो गया हमारा स्किन, ठीक है। उसके अलावा आप में जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, आपका पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की कवरिंग है, लिवर की कवरिंग है, लंग्स की कवरिंग है, हार्ट की कवरिंग है, ब्रेन की कवरिंग्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, चाहे वो हॉलो ऑर्गन्स हैं चाहे वो सॉलिड ऑर्गन्स हैं, उनकी जो कवरिंग्स हैं बच्चों, वो कवरिंग्स किसकी बनी है, एपिथेलियल टिश्यू की। एक्चुअली वही एपिथेलियम है, अब वो अलग अलग तरह से होती है। कहीं पर ये कवरिंग में जो सेल्स हैं वो फ्लैट होती हैं तो आप उसे स्क्वैमस एपिथेलियम कह देते हो, कहीं पर क्यूब की तरह होती है, लेंथ और विड्थ सेम, तो आप उसे क्यूबॉइडल एपिथेलियम कह देते हो, कहीं पर ये सेल्स लंबी लंबी इलोंगेटेड होती हैं तो आप उसे कॉलम्नर एपिथेलियम कह देते हो। प्लस इन सेल्स में कई तरह के मॉडिफिकेशंस देखने को मिलते हैं, जैसे कई बार इन सेल्स में सीलिया प्रेजेंट रहते हैं, यू नो फेलोपियन ट्यूब, ह्यूमंस में फीमेल सिस्टम में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो पूरी फेलोपियन ट्यूब है उसमें अंदर जो लाइनिंग है उस लाइनिंग पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं जिससे ओवा को धक्का लगा सके। इसी तरह हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें म्यूकस को आगे पुश करने के लिए भी या फॉरेन एजेंट्स को ट्रैप करने के लिए आपके पूरे विंड पाइप में
सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट है, ठीक है। तो कई जगह पर इस एपिथेलियम आप इमेजिन कर पा रहे हो ना क्या है, कोई भी ऑर्गन की जो कवरिंग है, जैसे मान लो एक प्लास्टिक का पाइप है, तो वो पाइप की जो प्लास्टिक लेयर है वो एपिथेलियम हुई, अंदर से वो हॉलो है। बट अगर वो हॉलो नहीं होता तो अंदर सेल्स भरी होती, कनेक्टिव टिश्यू हो सकता था, जनरली कनेक्टिव टिश्यू से सॉलिड फिलिंग होती है, ठीक है, ओके। तो जो हमारा एपिथेलियम है उसमें कई तरह के मॉडिफिकेशंस होते हैं। जनरली इनर लाइनिंग पे वो मॉडिफिकेशंस आपको दिखेंगे, या तो पूरे पर सीलिया की कवरिंग है, या फिर हो सकता है, देखो समझना, आप थोड़ा सा इमेजिन कर पाओ, इसलिए मैं डायग्राम के थ्रू बता रही हूँ। जैसे मान लो ये हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, और मैं आपको कह रही हूँ हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में ना उसका एक पार्ट बनाया है मैंने, उसमें ऐसे कॉल्यूमनर एपिथेलियम बना देती हूँ, वैसे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड होती है, बट अभी जाने दो, एक बार मैं ऐसे बना रही हूँ। तो अब इसमें क्या किया, हर सेल पर इस तरह हेयर लाइक स्ट्रक्चर, यू ऑल नो अबाउट सीलिया, सेल चैप्टर में पढ़ा है हमने, ये बना दी। ये ऐसे 2D में नहीं, ऐसे 3D में पूरा पाइप इमेजिन करो, उसमें पूरी लाइनिंग है और लाइनिंग में पूरा चारों तरफ अंदर की तरफ सीलिया की कवरिंग है, तो एक सिलिएटेड ट्रैक है, ठीक है। इसी तरह जरूरी नहीं है हर जगह सीलिया हो, जैसे अगर आप अपनी इंटेस्टाइन को देखेंगे, है ना, ये हमारे इंटेस्टाइन का एक लूप बना देती हूँ, तो इंटेस्टाइन में भी अगेन कॉल्यूमनर एपिथेलियम है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह से हेयरी स्ट्रक्चर नहीं होते, बल्कि इन सेल्स को मुझे ऐसे ड्रॉ करना चाहिए, देखना, इन सेल्स में मैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना रही हूँ, कॉल्यूमनर सेल्स तो है ही, बट साथ में इनमें फिंगर लाइक इनफोल्डिंग्स हैं। सरफेस एरिया बढ़ गया ना भाई, इतनी सी जगह में एक तो इतना ही सरफेस आता, एक इतना आ गया, तो सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए जो इस तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं उनको आप कहते हैं विलाय। और अगर जैसे मैं एक सेल बनाऊं, मान लो ये मैं कह रही हूं आपको विलाय हैं, ठीक है, अगर मैं इन विलाय पे भी क्या करूं, ध्यान से देखना, इन विलाय पे भी मैं ऐसे अगेन सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए छोटे छोटे दोबारा प्रोजेक्शंस बना दूं, तो उन्हें आप कह देंगे माइक्रोविलाय, समझ गए, इस तरह से। तो विलाय एंड माइक्रोविलाय क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो जो आपकी एपिथेलियम है उसके कई तरह के मॉडिफिकेशंस होते हैं बच्चों, या तो हेयरी स्ट्रक्चर है तो आप उसे कहेंगे सिलिएटेड एपिथेलियम, अगर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, बहुत सारे बच्चे सिलिएटेड और विलाय को सेम समझते हैं, सीलिया और विलाय सेम नहीं है, सीलिया का काम है हेयरी स्ट्रक्चर है, चीजों को पुश करना, म्यूकस को, ओवम को, विलाय का काम है जस्ट सरफेस एरिया बढ़ाना सेल्स का, जिससे जो फूड एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो ज्यादा से ज्यादा हो। अच्छा बताओ, हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ होता है, सिर्फ इंटेस्टाइन में ही होता है क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन में तो सबने पढ़ा है, बट स्मॉल इंटेस्टाइन के अलावा जो एब्जॉर्प्शन होता है वो हमारे किडनीज में भी तो होता है। किडनीज में आप इस तरह नेफ्रॉन बनाते हो, उसके बाद सबसे पहला पार्ट पीसीटी बनाते हो क्या, पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, मैक्सिमम जो रीएब्जॉर्प्शन होता है फिल्ट्रेट में से वो यही होता है। तो इस पीसीटी में भी अगर आप देखोगे ना बच्चों, तो सेल्स में इस तरह से विलाय एंड माइक्रोविलाय मिलेंगे। यहाँ पर सेल्स कॉल्यूमनर नहीं है क्योंकि इनका डायमीटर इंटेस्टाइन जितना नहीं, इतने ब्रॉड नहीं है, ये पाइप नैरो है। तो अगर कॉल्यूमनर सेल्स बना दोगे तो फिर तो ब्लॉक हो जाएगा, ये तो सेल्स की लेंथ को थोड़ा छोटा रखा गया है, यानी यहाँ तो कैसी सेल्स बनाई है मैंने, कॉल्यूमनर, इंटेस्टाइन में कैसी बनाई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी में है, आपने ध्यान नहीं दिया हो तो समझ लो। तो यहाँ तो इंटेस्टाइन में कॉल्यूमनर सेल्स है, बट यहाँ अगर हम पीसीटी की बात कर रहे हैं तो पीसीटी में ये क्यूबॉइडल सेल्स हैं। कैसी सेल्स हैं बच्चों, क्यूबॉइडल सेल्स हैं, पर दोनों में एक खास बात है, सेम बात है, क्या सेम बात है, यहाँ भी विलाय एंड माइक्रोविलाय हैं, यहाँ भी विलाय एंड माइक्रोविलाय हैं। तो हमारी बॉडी में वो कौन से दो स्ट्रक्चर्स हैं जहां पर ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम होती है। इस तरह की एपिथेलियम को आप कहते हैं, क्योंकि ब्रश की तरह दिखता है, जैसे ब्रश में ब्रिसल्स होते हैं, तो इसको कहते हैं ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन पीसीटी, एक में कॉल्यूमनर ब्रश बॉर्डर्ड, एक में क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर, जिसका डायमीटर ज्यादा है उसमें कॉल्यूमनर, जिसका कम है उसमें क्यूबॉइडल, सिंपल, ठीक है। जबकि ये है सिलिएटेड एपिथेलियम जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में है और हमारी ओविडक्ट यानी फेलोपियन ट्यूब में है। मेजर हमें याद करना है, डिटेल में बिल्कुल नहीं जाना। नीट में आजकल कुछ भी चीज बहुत ज्यादा डेप्थ में जाकर नहीं पूछते, बट कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनाने के लिए अगर कभी भी डेप्थ में जाना पड़े तो कतराना नहीं, ठीक है, क्लियर है। तो ये सारी चीजें आपको इस एपिथेलियल टिश्यू में दे रखी है बच्चों, है ना, यहाँ पर ये देखो सब लिख रखा है, माइक्रोविलाई क्या होता है, पीसीटी में होता है, 3 तरह की जो है। और स्क्वैमस कहाँ मिलेगी आपको, स्क्वैमस आपको कहाँ मिलेगी, स्क्वैमस मिलेगी हर उस जगह पर जहां पर आपको बॉर्डर को थिक नहीं बनाना, ज्यादा मोटा बॉर्डर नहीं बनाना, आपको इतना पतला रखना है बॉर्डर को कि जितना इजीली हो सके चीजें फटाफट एक्सचेंज कर सके। जितनी भी हमारी बॉडी में कैपिलरीज का नेटवर्क है,
कैपिलरीज क्या है, बहुत पतले पतले पाइप हैं बच्चों, हॉलो पाइप, जिनके बीच में से ब्लड जा रहा है और उनके ब्लड में जो भी सामान है वो सेल्स को देना और सेल्स से सामान लेना है। तो जो कैपिलरी की वॉल है, सपोज ये कैपिलरी, जो कैपिलरी की वॉल है वो एकदम पतली होनी चाहिए जितनी पॉसिबल है, तो उसे नेचर ने कौन सी एपिथेलियम से बना दिया, स्क्वैमस एपिथेलियम से बना दिया। तुम्हारे लंग्स में जो एल्वियोलाई हैं, छोटे छोटे एयर बैग हैं, उनसे फटाफट O2 CO2 का एक्सचेंज होना चाहिए, तो एल्वियोलर एपिथेलियम को कैसा बना दिया, फिर से स्क्वैमस बना दिया, है ना। वैसे तो ये जो 3 तरह की एपिथेलियम है ये बहुत सारी जगह इनके एग्जांपल्स होते हैं हमारी बॉडी में, हमें सब रटने पड़ते थे पहले, बट अब ऐसा नहीं है, बहुत लिमिटेड एग्जांपल इस पैराग्राफ में एनसीईआरटी में दिए हैं, मैंने लेक्चर में पढ़ा रखे हैं और बस उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मोटा मोटा मैंने तुम्हें बता ही दिया, स्क्वैमस एपिथेलियम जहां जहां एक्सचेंज होता है, कैपिलरीज की वॉल में, एल्वियोलाई की वॉल में। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, लिखा है ना वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, है ना, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स में भी इसको कहते हैं, जो स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है उसको कहते हैं एंडोथेलियम। मैंने लेक्चर में डिटेल में बताया है कि आर्टरी, वेन और कैपिलरीज की वॉल में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है, क्लियर। एंडोथेलियम में हो गई, एल्वियोलाई में हो गई, 2 जगह स्क्वैमस हो गई। क्यूबॉइडल के लिए मैंने तुम्हें क्या कहा, क्यूबॉइडल तुम्हें कहाँ मिलेगी, एक तो नेफ्रॉन्स में जो ट्यूब्यूलर पार्ट है, एक ध्यान रखना ग्लैंड्स है ना हमारी जितनी भी, ज्यादातर ग्लैंड्स, उनकी जो डक्ट्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो डक्टलेस होती हैं, बट जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जैसे सलाइवरी ग्लैंड हो गई, पैनक्रियाज हेट्रोक्राइन है, उसके अलावा और कौन सी डक्ट्स हैं एक्सोक्राइन में, टीयर ग्लैंड है, कान में वैक्स ग्लैंड है, इन सब की डक्ट यूजुअली किसकी बनी होती है, क्यूबॉइडल की। बट अगेन यहाँ पे एक्सेप्शन है, तुम्हारी ही बुक में नेक्स्ट पेज पर जाना, वहां पर लिखा हुआ है देखो कि अगर हम, ओह ज्यादा आगे हो गया, जस्ट अ मिनट, अगर हम किसकी डक्ट देखें, पेनक्रियाज और सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट देखें ना, ये देखो डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड ऑफ पेनक्रियाटिक डक्ट, तो यहाँ पर क्यूबॉइडल नहीं है बच्चों, यहाँ पर कौन सी एपिथेलियम है, कंपाउंड एपिथेलियम है। वैसे मोस्ट ऑफ द एक्सोक्राइन ग्लैंड की डक्ट किसकी बनी है, क्यूबॉइडल की, बट ये दोनों सलाइवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज, दोनों हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हैं, तो इन दोनों जगह पर कंपाउंड एपिथेलियम मिलेगी आपको। कंपाउंड समझते हो ना, ये रही, जहां पर एपिथेलियम एक लेयर की नहीं बनी है बल्कि मल्टी लेयर्ड बनी है। जैसे तुम एक तो एक लेयर में कोई चीज खाओ और एक के ऊपर एक लेयर्स लगाते जाओ तो वो मल्टी लेयर्ड बन जाएगी ना, स्लाइसेस एक के ऊपर एक रखोगे, तो बस वैसी ही अगर मोटी एपिथेलियम है तो आप उसे कहते हो कंपाउंड, या कंपाउंड का ही एक नाम और लिख लेना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड। थोड़ा सा डिफरेंस होता है बट अभी आपके लेवल पे आप इसको सेम समझ सकते हो, क्योंकि आपके में टाइप्स नहीं है, इसके टाइप्स होते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम वगैरह, बट वो नहीं है आपके कोर्स में, ठीक है। तो आप इसी को स्ट्रेटा, यानी बायो में कहीं भी स्ट्रेटा वर्ड आए, स्ट्रेटा मतलब लेयर्स, डन, समझ में आ गया कौन सी कहाँ होती है। और हाँ, क्यूबॉइडल में एक चीज और याद रखना बच्चों, क्यूबॉइडल के लिए एक एग्जांपल और लिख लेना, शायद तुम्हारी बुक में है नहीं, कि क्यूबॉइडल है ना, ये हमारी जर्मिनल एपिथेलियम भी बनाती है। जो हमारी जर्मिनल एपिथेलियम है, जर्मिनल एपिथेलियम का मतलब समझते हो, हमारे टेस्टिस और ओवरी में जो कवरिंग्स हैं जहां से गेमीट्स बनेंगे। जैसे अगर किसी को ह्यूमन रिप्रोडक्शन अच्छे से आता है तो उसको पता होगा कि टेस्टिस में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं उनकी लाइनिंग में स्पर्मेटोगोनिया होते हैं और वहां से स्पर्म्स के बनने की शुरुआत होती है। तो टेस्टिस में वो जो स्पर्मेटोगोनिया की लाइनिंग है वो क्यूबॉइडल सेल्स। ऐसे ही ओवरी में कोई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जैसा तो कुछ होता नहीं है, सीधा जो ओवरी की लाइनिंग है वहीं से ऊगोनिया बन के निकलने शुरू होते हैं, तो वही ऊगोनिया किसके बने हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम के, वो क्यूबॉइडल सेल्स ही हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो जर्मिनल सेल्स जो है हमारी, टेस्टिस में स्पर्मेटोगोनिया की लाइनिंग, ओवरी में ऊगोनिया की लाइनिंग, ये भी क्यूबॉइडल में आएंगी। इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस अभी हम देखने वाले हैं। कॉल्यूमनर में सिर्फ हमेशा ध्यान रखो हमारा जीआईटी में आपको मेन वाला पार्ट याद रखना है, ईसोफेगस तक अलग अलग होता है, वहां पर मत जाओ। ईसोफेगस के बाद याद रखो स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ये पूरा किसका बना है, कॉल्यूमनर का, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ जाएं तो अब थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं हम इस पर बेस, देखते हैं हमसे हो रहे हैं क्या क्वेश्चंस, ठीक। चलिए, असर्शन रीजन क्वेश्चन आ गया भाई, पहला ही है ना जो तुम्हें सबसे बुरा लगता है। सिंपल एपिथेलियम कवर्स सरफेस एक्सपोज टू मैकेनिकल और केमिकल एब्रेशन। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट बात सुनो कि ऐसा क्यों किया नेचर ने कि कहीं तो सिंपल एपिथेलियम बनाइए, सिंपल का मतलब एक लेयर, तुम्हें एक स्लाइस खानी थी, तुमने एक बटर की स्लाइस ली और उसी को डायरेक्ट खा लिया, और अब बटर के ऊपर एक के बाद स्लाइस लगाओगे तो मल्टी लेयर्ड है, वो कंपाउंड है। तो नेचर ने कहीं तो क्या किया, पूरी लाइनिंग को सिंगल लेयर्ड बनाया और कहीं पर मल्टी लेयर्ड बनाया। तो जो मल्टी लेयर्ड है
सोचो क्यों बनाया होगा, वहां पर कोई ना कोई फ्रिक्शन फोर्सेस लग रहे होंगे ना, जैसे हमारी ओरल कैविटी, लगातार खाना च्यू करते हैं हम तो बार बार टकराता है ओरल म्यूकोजा से, तो वहां पे अगर सिंगल लेयर होती और वो डैमेज हो जाती तो सीधा अंदर के टिश्यूज एक्सपोज हो जाते, ब्लीडिंग होने लगती, कनेक्टिव टिश्यू के वहां अंदर कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड वेसल्स है ना, तो इसलिए कैसी बना दी नेचर ने हमारी ओरल कैविटी, इवन फेरिंग्स, इवन ईसोफेगस का इनिशियल पार्ट, क्योंकि स्वेलो करते हैं तो भी फोर्स लगता है, मैकेनिकल केमिकल एब्रेशंस होते हैं, तो यहाँ कंपाउंड बना दी। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारी पूरी बॉडी में हेड से लेकर टो तक जो स्किन की कवरिंग है ये सिंगल लेयर्ड नहीं है, ये मल्टी लेयर्ड थिक थिक कवरिंग है। छूने पर हमें लगता है हमारी स्किन कितनी पतली है, एक कट लगते ही तुरंत हल्का सा ब्लेड लगते ही कट जाती है, लेकिन वो कंपाउंड एपिथेलियम है, वहां पर मल्टी लेयर्स हैं जो आपको छोटे मोटे फोर्सेस से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब कोई शार्प ऑब्जेक्ट होगा, कट लगेगा तो फिर तो ब्लीडिंग होगी ही होगी। ठीक है, तो क्या ये बात सही है कि सिंपल एपिथेलियम हमारे उन जगहों पर मिलेगी जहां एब्रेसिव फोर्सेस लग रहे हैं? नहीं, इन जगहों पर तो आपको मिलेगी कंपाउंड एपिथेलियम। रीजन कह रहा है प्रोटेक्शन ऑफ अंडरलाइन टिश्यू इज द मेजर फंक्शन ऑफ सिंपल एपिथेलियम। बिल्कुल गलत। सिंपल एपिथेलियम अभी मैंने आपको बताया एक्सचेंज का काम करती है, एब्जॉर्प्शन का काम करती है, जर्म सेल्स है तो वहां पर गैमीट्स बनाती है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आर फॉल्स। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, मैच करना है तुम्हें। ठीक है, देखो अब आसानी से कर सकते हो तुम। क्यूबॉइडल कहाँ बताई थी मैंने, इनमें से देखो ऑप्शंस में से कौन सा ध्यान आ रहा है तुम्हें क्यूबॉइडल में? एपिडर्मिस हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। ब्लड वेसल नहीं। इंटेस्टाइन, कॉल्यूमनर थी, फेलोपियन ट्यूब और लाइनिंग ऑफ ओवरी। लाइनिंग ऑफ ओवरी आ गया तो क्यूबॉइडल आपको मिलेगी लाइनिंग ऑफ ओवरी में। फेलोपियन ट्यूब में सिलिएटेड पढ़ी है हमने। ठीक है, ये रहा सिलिएटेड एपिथेलियम में ये, वैसे सिलिएटेड में जनरली कॉल्यूमनर सेल्स होती हैं, अलग अलग होती हैं, यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब में कॉल्यूमनर एपिथेलियम अभी बताया था, लंबी लंबी सेल्स हैं, तो जहां जहां ब्रॉड डायामीटर वाले ऑर्गन्स हैं, हमारा स्टमक, हमारी इंटेस्टाइन, वहां कॉल्यूमनर आराम से आ सकती है, तो यहाँ हो जाएगा। स्क्वैमस बिल्कुल पतली लेयर बनाती है, तो जहां पर एक्सचेंज होता है ब्लड वेसल्स एल्वियोलाई में, और कंपाउंड मैंने तुम्हें बता दिया जहां मैकेनिकल फोर्सेस वगैरह ज्यादा लगते हैं। ठीक है, तो ए को 5 से मैच करना है, बी को 4 से मैच करना है। ए 5 बी 4 दो ऑप्शंस में मिले मुझको, तो सी देख लेते हैं, सी का 3, तो ये रहा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज फॉल्स अबाउट कॉल्यूमनर एपिथेलियम। तुम्हें फॉल्स स्टेटमेंट निकालना है। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल्स। ये वर्ड कई जगह आता है ना बायो में। स्लेंडर वर्ड का मतलब थोड़ा पतला, ठीक है, ज्यादा मोटा नहीं, लंबी है और पतली है, तो टॉल एंड स्लेंडर है, बिल्कुल ठीक है। इनके फ्री सरफेस पर माइक्रोविलाई हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। इंटेस्टाइन में कॉल्यूमनर पे थे माइक्रोविलाई। दे आर फाउंड इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन। यस, सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन कर ही रहा है माइक्रोविलाई की हेल्प से, एंजाइम्स भी सिक्रीट कर रहा है। सिलिएटेड एपिथेलियम इज मेनली प्रेजेंट इन हॉलो स्ट्रक्चर, बट ऑब्वियस सीलिया का काम तो हॉलो स्ट्रक्चर में ही होगा, जैसे कि ब्रोंकियोल्स में है, फेलोपियन ट्यूब में है, बिल्कुल ठीक है। एंड ये रहा गलत स्टेटमेंट, दे हैव अपाइकल न्यूक्लियस। देखो ध्यान रखना कि जो हमारी कॉल्यूमनर एपिथेलियम है ना बच्चों, उसकी एक खास बात है कि यहाँ इन्होंने बना तो ऐसे रखा है, एक ऊपर एक नीचे एक ऊपर, बट नहीं, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। ये कैसे होगा? ये आपका हमेशा न्यूक्लियस जो है वो बेस पर रहना चाहिए। कॉल्यूमनर एपिथेलियम में जो न्यूक्लियस है उसकी पोजीशन बेसल होती है बच्चों, यहाँ लिख लो न्यूक्लियाई एट बेस। न्यूक्लियाई कहाँ मिलेगा आपको? बेस पर मिलेगा। लिख लिया? ये देखो यहाँ लिखा हुआ, अभी मैं तुम्हें दिखा दूं एनसीईआरटी में, टॉल एंड स्लेंडर सेल्स देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिन पर कई बार हम ध्यान नहीं देते, और फिर स्टेटमेंट टाइप और असर्शन रीजन क्वेश्चंस में यही तुम्हारी गलती करवा देते हैं। फिर तुम कहते हो मैम 360 में से 360 क्यों नहीं आते। ठीक है, तो इसी तरह प्रैक्टिस करो। इनफैक्ट मैं कहूंगी बच्चों, आप ये वेट मत करो कि है ना जब हमारा टेस्ट होगा तब हम देख लेंगे कि हमारे बायो में कितने नंबर आ रहे हैं। कब होगा टेस्ट? जब आप अटेम्प्ट करोगे तभी तो होगा। ये कोई स्कूल की प्रिपरेशन तो है नहीं, स्कूल में तो डंडा लगा के या डांट कैसे भी करके टेस्ट देना कंपलसरी होता है, जितने मार्क्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं, पेटीएम भी होती है, वहां भी बताया जाता है। बट कोचिंग्स में या जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो वो वाला प्रेशर नहीं होता, बल्कि आपको अपना सेल्फ प्रेशर रखना है। मैं ये नहीं कह रही कि मेंटली इतना ज्यादा प्रेशराइज हो जाओ कि कुछ कर ही ना पाओ। खुद को चैलेंज दो, खुद को कहो कि ठीक है यार अब ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया, चेक करके देखते हैं इसमें कितना आता है।
और कोई भी एक चैप्टर वाइज टेस्ट उठाओ और उसको अटेम्प्ट करो, है ना। बहुत सारी टेस्ट सीरीज आजकल है जहाँ पे आप कोचिंग में पढ़ते हैं, वहां भी आपके इस तरह के टेस्ट होते होंगे। तो उस चैप्टर का पूरा टेस्ट दो, पूरा प्रिपेयर करके एनसीईआरटी से। ये भी देखो कि उस चैप्टर उस टेस्ट में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही ज्यादा हो। कोई इक्के दुक्के क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके पूछ लिया, बट मेजर आपका जो पार्ट है वो एनसीईआरटी से होना चाहिए। और फिर आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, दैट विल बी योर रियल जजमेंट, ठीक है। तब आप कह सकते हो कि यस मैम, नाउ आई एम रेडी टू फाइट फॉर नीट एग्जाम। अब हम 360 आउट ऑफ 360 लाने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो ये गलत हो गया, तो फॉल्स स्टेटमेंट ओनली 5। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं करेक्टली मैच पेयर बताना है, मैच नहीं करना, करेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है। इनर लाइनिंग ऑफ सलाइवरी डक्ट, अभी अभी बताया मैंने तुम्हें, सलाइवरी डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट में आपको कौन सी एपिथेलियम मिलेगी, कंपाउंड एपिथेलियम, मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम। मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये हमारे बकल कैविटी की बाहर की ड्राई सरफेस है और अंदर वाली मॉइस्ट सरफेस है। तो मॉइस्ट सरफेस पे ग्लैंडुलर एपिथेलियम नहीं, मॉइस्ट सरफेस पे आपको पूरी पे कंपाउंड एपिथेलियम मिलेगी। अब यहाँ पर भी हम कंफ्यूज हो सकते हैं, हमें लगेगा हाँ यार बकल कैविटी में हमेशा सिक्रीशंस तो होते रहते हैं, तो हो सकता है ये पूरी ग्लैंड्स की बनी हो। नहीं, वो सिक्रीशंस आपके सलाइवरी ग्लैंड से आ रहे हैं जो पर्टिकुलर पोजीशन पर है, ना कि पूरी की पूरी इनर कैविटी ही आपकी है ना ग्लैंडुलर बना दी, ठीक है। तो ये गलत है। अगेन ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, पीसीटी डीसीटी, यस। इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल में स्क्वेमस नहीं है, एल्वियोलाई में तो स्क्वेमस है, बट जो पाइप वाला पार्ट है, रेस्पिरेटरी ट्री है, वहां पर अलग अलग है। तो कॉल्यूमनर है, स्यूडोस्ट्रेटिफाइड है, क्यूबॉइडल है, तो ब्रोंकियोल में स्क्वेमस नहीं है। यानी हमें करेक्टली मैच पेयर बताना है, तो ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेल जंक्शंस। अच्छा, अब हम जंक्शंस पे आ गए। देखो, अगर आप एनसीईआरटी में एपिथेलियम में एकदम लास्ट में जाओगे, अच्छा एपिथेलियम में यहाँ पर ग्लैंड्स के बारे में भी बताया है, क्योंकि जो ग्लैंड्स है ना वो एक्चुअली क्या है, देखो मान लो ये हमारी एक ग्लैंड है, सपोज दिस इज अ सलाइवरी ग्लैंड, जिसको लगातार सलाइवा को सिक्रीट करना, फिर सलाइवा बाहर निकल जाएगा। तो जो ग्लैंड की पूरी बाउंड्री है बच्चों, उसमें आपको ये सेल्स दिख रही है, बड़ी बड़ी दिख रही है क्या। तो ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स क्या हैं, ये एपिथेलियम ही है एक तरह की। ये स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो सिक्रीशंस कर सकती हैं, जिनके अंदर तरह तरह के सिक्रीटरी प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे अगर सलाइवरी ग्लैंड है तो सलाइवा बनाएगी, वैक्स ग्लैंड है तो वैक्स बनाएगी, टीयर ग्लैंड है, लैक्राइमल ग्लैंड तो हमारे आंसू यानी टीयर बनाएगी, म्यूकस ग्लैंड है कहीं पर तो वो म्यूकस सिक्रीट करेगी, ठीक है। तो आपकी बॉडी में जहां पर भी कोई ग्लैंडुलर सिक्रीशंस हो रहे हैं, वो ग्लैंड्स क्या हैं, उन ग्लैंड्स की जो कवरिंग है वो एक्चुअली में एपिथेलियम ही है। ऐसी एपिथेलियम को कहते हो आप ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। अब आपकी बॉडी में मोस्ट ऑफ द जो ग्लैंड्स है ना बच्चों, वो मल्टी सेल्यूलर है। कैसी है, मल्टी सेलुलर, जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, यूनिसेल्युलर, अगर हम बात करें म्यूकस ग्लैंड की, बच्चों ध्यान रखना, अगर हम बात करें म्यूकस ग्लैंड की जो बनाई है, तो म्यूकस ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड है जो एक सिंगल सेल अकेला सिंगल सेल दूरी दूरी पर प्रेजेंट होती है और अपना अपना म्यूकस सिक्रीट करती रहती है। तो म्यूकस ग्लैंड को सिंगल सेल ग्लैंड बोलते हैं। बाकी जितनी भी ग्लैंड्स हैं वो कंपोजिट ऑफ सेल्स से बनी है, दैट्स व्हाई दे आर मल्टी सेल्यूलर। और दूसरा क्लासिफिकेशन तो आपको पता है, अगर डक्ट नहीं है, डक्ट लेस है तो एंडोक्राइन, अगर डक्ट है तो एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन सिस्टम तो आप पूरा पढ़ते ही हो, तो उसके अलावा जो भी बची यानी हार्मोन सिक्रीट करने वाली जो ग्लैंड्स हैं वो तो एंडोक्राइन है। पिट्यूटरी हो गया, पीनियल हो गया, थायराइड है, पैराथायराइड है, थाइमस है, पेनक्रियाज में तो मिक्स है, खैर एड्रीनल ग्लैंड है, टेस्टिस, ओवरी, ये सब क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। इनके अलावा तुम बताओ हमारी बॉडी में क्या क्या सिक्रीशन होते हैं, अभी भी बताया, सलाइवरी ग्लैंड, वैक्स ग्लैंड, टीयर ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स, इवन हमारी मैमरी ग्लैंड्स, ये सब कैसी है, इनमें डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं, तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। बहुत सिंपल है, याद रखना, ठीक है। ये रहा सबके सिक्रीशंस। इवन हाँ, हमारी जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करने वाली छोटी छोटी सेल्स हैं, ग्लैंड्स हैं, कहाँ, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक की लाइनिंग में। अब डाइजेस्टिव सिस्टम हट गया ना, वरना वहां पर पढ़ते थे हम इन चीजों को डिटेल में, बट अब हट गया है तो ठीक है, तो वो भी क्या है, वो सब एक्सोक्राइन का एग्जाम्पल, ठीक है। ये वाले पार्ट से बाई चांस अगर क्वेश्चन बनता है तो आपको अटेम्प्ट करना है, ध्यान रखना। कंपाउंड एपिथेलियम बता ही दिया मैंने आपको, हाँ ये रहा। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जिसपे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नीट पे कई बार पूछे गए हैं। सेल जंक्शंस, ठीक है। अगर हम हमारी एपिथेलियल सेल्स को देखें, इसका कोई डायग्राम नहीं है
बट आप लेक्चर देखना, वहां पे मैंने बहुत अच्छे डायग्राम से समझाया है। मैं तुम्हें यहाँ पे हल्का सा बता देती हूँ कि मान लो ये 2 सेल्स हैं, ठीक है, एपिथेलियल सेल्स हैं ये दोनों, और इन दोनों एपिथेलियल सेल्स को अलग अलग फंक्शंस करने हैं। 2 तो होती नहीं है, पूरी लाइनिंग होती है। तो उस पूरी लाइनिंग में जितनी भी नेबर सेल्स हैं वो सब आपस में, अगर यहाँ ऊपर अपाइकली, वो यहाँ पे हम कुछ इनकी सीलिंग कर दें, एक मिनट रुको जरा, डायग्राम थोड़ा ऐसे बनाऊं मैं तुम्हें समझ में आ जाए। हल्का सा ना इनके बीच में गैप होता है, अगर ये एक सेल है तो ये दूसरी सेल है, ऐसे कॉमन वॉल नहीं होती है, अलग अलग है ना। तो ये वाला जो पार्ट होता है अपाइकल पार्ट, यहाँ से इन चीजों के सब्सटेंस लीक ना कर जाए, तो यहाँ पर हमने कुछ जंक्शंस बना दिए, सील कर दिया इसको। तो इस तरह के सीलिंग जंक्शंस को कहते हैं टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन का काम क्या है? लीकिंग को रोकना, ठीक है। अब मान लो कहीं पर ऐसा ऑर्गन है जहां पर लगातार बार बार प्रेशर पड़ता है और एपिथेलियल वॉल्स फैलती है, सिकुड़ती है, ठीक है, तो उसकी वजह, या जो भी व्हाटएवर प्रेशर पड़ता है, फैलता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन एग्जैक्टली नहीं बोलूंगी क्योंकि वो मस्क्यूलर टिश्यू का नेचर होता है, ना कि एपिथेलियम का, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, हो सकता है इतना ज्यादा प्रेशर पड़े कि वो जो बाउंड्री है वो फट जाए, सेल्स एक दूसरे को छोड़ दे। तो वहां सेल्स को आपस में एडहेयर रखना बहुत जरूरी है, पकड़कर रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर कुछ स्पेशलाइज ऐसे जंक्शंस बन जाते हैं। इस तरह के जंक्शंस को कहते हैं एडहेयरिंग जंक्शन। जैसे हम कोई 2 चीजें खिंच के फट ना जाए उसकी सिलाई कर देते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही फाइब्रिल्स के थ्रू 2 सेल्स को आपस में एडहेयर कर दिया जाता है, दैट इज एडहेयरिंग जंक्शन। आप डेस्मोसोम पढ़ते हो, आपकी बुक में कहीं है नहीं, बट आपको नीट के पुराने क्वेश्चंस में ये टर्म मिलेगा, डेस्मोसोम्स, हेमीडेस्मोसोम, वो इसी का एग्जाम्पल है, एडहेयरिंग का, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, एडहेयरिंग का एग्जाम्पल है डेस्मोसोम्स, ठीक है। और तीसरा जंक्शन क्या होता है बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि जो नेबरिंग सेल्स होती हैं उनको बहुत फास्ट आपस में चीजों का एक्सचेंज करना होता है। तो नॉर्मली एक्सचेंज डिफ्यूजन के थ्रू होता है, बट उसमें टाइम लगता है। तो कुछ जगह नेचर ने क्या किया, ऐसे टनल्स बना दी दोनों सेल्स को, ये बीच में कुछ नहीं है, यहाँ पे खाली है, टनल एकदम आर पार जिससे जा सके। तो यहाँ का सामान यहाँ और यहाँ का सामान यहाँ आराम से जा सकता है। तो चीजों का एक्सचेंज करने के लिए दोनों सेल्स के बीच में कुछ गैप क्रिएट कर दिया, गैप से लगता है दूर कर दिया, बट दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो उसको कहते हैं गैप जंक्शन। इसमें लिखा है इट हेल्प बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म फॉर रैपिड ट्रांसफर। आयंस का हो सकता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का हो सकता है, और कभी कभार बिग मॉलिक्यूल्स भी इजीली इन टनल्स के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। तो इनको कहते हैं बच्चों गैप जंक्शंस। गैप जंक्शंस को आप टनल्स की एग्जांपल से याद रख सकते हो, ऐसा है नहीं कोई अलग से साइंटिफिक टर्म, जस्ट याद रखने के लिए, ठीक है। तो अगर सील लगा दी तो टाइट जंक्शन, अगर फाइबर से सिलाई कर दी तो एडहेयरिंग, और अगर टनल्स बना दी तो गैप जंक्शन, ठीक है। इस तरह से आप लिख के रख सकते हो, डायग्राम बना के रख सकते हो। डन, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। हटा दें इसको, देखें क्या क्वेश्चन है। देखो भाई, बोल रहा है कि हाँ, यहाँ पर एक लाइन भी है स्टार्टिंग में कि जितनी भी सेल्स हैं एपिथेलियम में, दे आर हेल्ड टुगेदर विद लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल। बट ध्यान रखना, एक लाइन है जिसपे हमारा ध्यान नहीं जाता, ये जो मैंने तुम्हें जंक्शंस बताई ये एपिथेलियल सेल्स के रेफरेंस में बताए, और दे भी एपिथेलियल सेल्स में रखे हैं। तो हमको लगता है कि ये जंक्शन सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू में होते हैं, बट ऐसा नहीं है। देखो क्या लिखा है, इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यूज, जो चारों तरह के एनिमल टिश्यूज हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस, जहां पर भी जरूरत पड़े वहां पर ये जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। स्पेशलाइज्ड जंक्शंस प्रोवाइड to for structural and functional link. So do remember these are not only epithelial junction but they are the cell junctions. ठीक है, क्लियर है क्या? तो वही यहाँ पे स्टेटमेंट बन के आया है, देखो कि all the cells of the epithelium, अगर हम एपिथेलियम की बात करें पहले, तो क्या एपिथेलियल की सेल्स के बीच बीच में हल्का फुल्का इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होगा? बिल्कुल होगा। अगर ये 2 सेल्स हैं तो इनके बीच के गैप में थोड़ा थोड़ा सा मैट्रिक्स जैसा होगा, ज्यादा गैप तो होता नहीं है एपिथेलियम में, ठीक है। कल मैंने प्लांट्स में एपिडर्मिस बताई थी, उसमें भी कहाँ गैप था, ठीक। ये हमारी किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो आउटर मोस्ट कवरिंग्स होंगी, चाहे वो एपिडर्मिस है, स्किन है, उसमें कभी भी सेल्स को लूजली पैक नहीं करेंगे बच्चों। लूजली पैक कर दोगे तो फिर आपने प्रोटेक्शन गायब कर दिया ना। आपको हमेशा सेल्स को टाइटली पैक्ड रखना है, बहुत लिटिल, ना के बराबर इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। In almost all animal tissues, specialized junction provide both structural and functional link between its individual cells. अब लिखा है almost all animal tissues में होता है क्या? Yes. अगर हमने NCERT की इस लाइन को ढंग से नहीं पढ़ा होता तो हमें लगता कि यार ये तो गलत है,
क्योंकि ये जंक्शन तो सिर्फ एपिथेलियम में होते हैं, बट ऐसा नहीं है। टाइट जंक्शंस की अगर बात करें तो ये क्या करते हैं, लीकिंग को स्टॉप करते हैं, बिल्कुल ठीक है। एडहेरिंग जंक्शंस की अगर बात करें तो ये सीमेंटिंग का काम करते हैं नेबरिंग सेल्स के लिए, बिल्कुल ठीक है। गैप जंक्शंस की अगर बात करें तो ये चैनल्स बनाते हैं बिटवीन सेल्स सो दैट आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल एंड समटाइम बिग मॉलिक्यूल कैन ट्रांसफर, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो सेल जंक्शंस के लिए फॉल्स क्या है फिर बच्चों, यहाँ पे तो अच्छा नन ऑफ दीज दिया है, ठीक है। सो ऑप्शन हो गया नन ऑफ, ठीक है। कई बार ऐसे हम घबरा जाते हैं, पता लगा ऑप्शन तो देखे नहीं, नीचे वाले बार बार स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट पढ़े जा रहे हैं कि यार गलत तो मिला ही नहीं, फिर बाद में पता चला अपने 5 मिनट वेस्ट करने के बाद कि नीचे नन ऑफ दीज भी था, ठीक है। तो कभी भी लाइफ में आपके नीट के एग्जाम में ऐसी कोई सिचुएशन आए ना जहां पर आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो एकदम से एंशियस नहीं हो जाना, एंजाइटी क्रिएट नहीं कर लेनी है अपने अंदर और सिचुएशन बिगड़ जाएगी। थोड़ा सा पेशेंस रखो, आराम से चीजों को एंड तक देखो, क्या क्या पॉसिबल सोल्यूशन है, अपने आप कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फंक्शंस ऑफ गैप जंक्शन। अभी बताया मैंने तुम्हें, गैप जंक्शन क्या करेगा, गैप क्रिएट करेगा, टनल। गैप को हमेशा टनल से याद रखो, तुम तुरंत याद आ जाएगा। ये रहा लास्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, मैच द कॉलम। एक्सोक्राइन ग्लैंड को किससे मैच करूं बच्चों, देखना जरा। एक्सोक्राइन ग्लैंड ये रही, म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, एंजाइम्स, है ना। देन एंडोक्राइन ग्लैंड को हार्मोन से कर दे। टाइट जंक्शन फिर से आ गया वही, लीकिंग स्टॉप करते हैं, और एडहेरिंग जंक्शन सीमेंटिंग का काम करते हैं। तो ए का फोर्थ, बी का सेकेंड, ए का फोर्थ, बी का सेकेंड, दो ऑप्शन में है, तो मुझे सी का फर्स्ट भी देखना पड़ेगा, यानी ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़े, विच इज इनकरेक्ट अबाउट कनेक्टिव टिश्यू। चलो ये तो हुए आपके एपिथेलियल टिश्यूज के क्वेश्चंस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिश्यू पर, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। देखो अगर हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करें बच्चों, तो कनेक्टिव टिश्यू आपको पता है हमारी बॉडी में किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है। जो एपिथेलियल टिश्यू मैंने आपको बताया, जो हमारी बॉडी की कवरिंग्स बना रहा है, उस टिश्यू को तुम एक बार को साइड में रख दो, ठीक है। उसके अलावा हमारी बॉडी में जितने भी मस्क्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं, जहां जहां मसल्स के बने हुए हैं, हमारी टंग मसल्स की बनी है, डायाफ्राम मसल्स का बना है, हमारे जो जीआईटी है, हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, उसमें भी मसल्स की लेयर होती है, बहुत सारी जगह मसल्स हैं, वो पूरा मस्क्यूलर टिश्यू मान लो। और जितना भी आपका नर्वस सिस्टम है वो पूरा नर्वस टिश्यू मान लो। अब इसके अलावा तुम्हारी बॉडी में बहुत कुछ बचा, बताओ क्या क्या बचा। तुम्हारी बॉडी में पूरा ब्लड है, तुम्हारा लिम्फ है, तुम्हारी सारी बोन्स, स्केलेटल सिस्टम है तुम्हारा, जिसमें कार्टिलेजेस भी हैं, बोन्स भी हैं, प्लस इसके अलावा तुम्हारी बॉडी में बहुत सारा फैट है, क्या, एडिपोज टिश्यू की फॉर्म में, प्लस एरियोलर टिश्यू पढ़ते हो तुम, जैसे स्किन में कई जगह लेयर्स होती हैं, अभी हम देखेंगे। तो ये जो सारे टिश्यूज हैं, नॉट ओनली इवन दिस, जैसे कई जगह चीजों को कनेक्ट करना है, मान लो बोन को मसल से जोड़ना है या बोन को बोन से जोड़ना है, तो टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, ये सब चीजें कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहली लाइन ही ये लिखी है कि इट इज द मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द बॉडी। सबसे ज्यादा मात्रा में जो आपकी बॉडी में टिश्यू है वो कनेक्टिव टिश्यू है। डू रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। और इस कनेक्टिव टिश्यू को हमने अगेन जो आपको मैंने लेक्चर्स पढ़ाए हैं एनसीईआरटी सीरीज में, उसमें पूरा चार्ट बनाकर समझाया है कि कनेक्टिव टिश्यू कितने तरह का होता है ना। अगर हम मोटा मोटा एक बार रिवाइज करें, उसकी बात करें, तो देखो आपका जो कनेक्टिव टिश्यू है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करो हमेशा। एक होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और एक होता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है उसमें आता है एरियोलर एंड एडिपोज। ये दोनों आपकी बॉडी में लूज है। लूज का मतलब कि ये देखो आप इनका डायग्राम देख सकते हैं, ये एरियोलर का डायग्राम है, ये एडिपोज का डायग्राम है। इसमें ना सेल्स, ये सब सेल्स बनाई है, अलग अलग सेल्स दिख रही हैं आपको, ये बहुत ही लूजली पैक्ड है, बिल्कुल बिखरी हुई हैं, और देयर इज मच ऑफ मैट्रिक्स। ये पूरी जो खाली जगह छोड़ी है इन्होंने, ये पूरा मैट्रिक्स है, ये जो दिखाया है कलर से हल्का हल्का, ये पूरा मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का मतलब एक ग्राउंड सब्सटेंस, जो यहाँ पे लिखा भी है। मैट्रिक्स किसका बना होता है, मैट्रिक्स बना होता है मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड्स का। ध्यान रखना है, कीवर्ड है पॉलीसैकेराइड, सबको पता है एक तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो इनके कुछ मॉडिफाइड फॉर्म्स होते हैं, उनका बना रहता है मैट्रिक्स, जो कि सेल्स ने ही सिक्रीट किया है। दिस इज ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है। तो बहुत सारा ऐसे समझ लो, यूं इमेजिन करो कि एक जेल जैसा मटेरियल बिखरा हुआ है और उसमें हमने दूर दूर सेल्स बिखेर दी, जबकि एपिथेलियम में क्या था, सेल्स बिल्कुल डेंसली पैक्ड थी, पास पैक्ड थी, और मैट्रिक्स के नाम पर बहुत नेग्लिजिबल सब्सटेंस था, उसका जस्ट उल्टा हो गया। तो इस तरह का कनेक्टिव टिश्यू क्या कहलाता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू।
एरियोलर तो ऐसा होता ही है, प्लस एरियोलर में ही क्या किया, एरियोलर में ना नेचर फैट स्टोर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि यू नो फैट फैट का नेचर कैसा है, फैट वाटर सोल्यूबल तो होता नहीं है, तो ना तो मैट्रिक्स में फैट को स्टोर कर सकते हैं, ना इसमें कोई ऐसी स्पेशल सेल है। तो नेचर ने क्या किया, इसी एरियोलर को मॉडिफाई करके इसमें कुछ स्पेशल सेल्स बना दी। बड़ी बड़ी सेल्स दिख रही हैं आपको, इन बड़ी सेल्स में ध्यान से देखना, इन बड़ी सेल्स में ये बड़ी सी एक वैक्यूल है, ये जो मैं रेड कलर से बाउंड्री बना रही हूँ, ये सेल मेम्ब्रेन नहीं है। सेल मेम्ब्रेन तो ये रही इसके बाहर, ये रही, ये जा रही, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा है, ठीक है। ये न्यूक्लियस बिल्कुल साइड में आ गया, बड़ी सी वैक्यूल है, जैसे प्लांट सेल में नहीं होती वैसी। और ये जो बड़ी सी वैक्यूल है, इसको वैक्यूल ना कह के इसको ग्लोब्यूल कह देते हैं। दिस इज फैट ग्लोब्यूल, इस पूरे में फैट स्टोर्ड रहता है, ठीक है। तो जो साइटोप्लाज्म है वो भी पेरीफेरी पर चला गया, बिल्कुल इन दोनों के बीच में जो थोड़ा सा गैप है, और न्यूक्लियस भी पेरीफेरी पर आ गया। तो इस तरह का जो फैट स्टोरेज के लिए स्पेशल टिश्यू है, जो एरियोलर का ही मॉडिफिकेशन है, उसको कहते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज वर्ड यहाँ पे फैट के लिए आता है, दिस इज फैट स्टोरिंग टिश्यू, डू रिमेंबर, ठीक है। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है आपकी बॉडी में वो दो तरह का है। अच्छा, इसमें भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, हमेशा ध्यान रखना। ये दिख रहा है अमीबा की तरह खूब सारे चारों तरफ प्रोजेक्शंस बने हुए हैं, दीज आर बड़ी बड़ी मैक्रोफेजेस, ठीक है, जो फैगोसाइट का काम करती हैं। जैसे ही पैथोजेंस आते हैं उनको पकड़ के एनगल्फ कर लेती हैं, जस्ट लाइक अमीबा। तो इनका नाम है फेज यानी खाना, मैक्रो यानी बड़ी, बड़े साइज की सेल्स जो पैथोजेंस को या जो भी बेकार एजेंट्स हैं उनको खा जाती हैं, डाइजेस्ट कर देती हैं, ठीक है। इसके अलावा ये मास्ट सेल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सिक्रीटरी सेल्स हैं बच्चों, ये एक तरह की सिक्रीटरी सेल्स हैं, ये तरह तरह के केमिकल सिक्रीट करती हैं। आपको ध्यान है जब हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं, ब्लड में एक सेल्स आती है बेसोफिल सेल। मास्ट सेल और बेसोफिल सेल का फंक्शन बिल्कुल सेम है, यहीं पर लिख लेना, ध्यान रखना कि ये जो मास्ट सेल हैं ये तीन तरह के केमिकल सिक्रीट करती हैं हमारी बॉडी में, एक तो हिपैरिन, एक हिस्टामिन और एक सीरोटोनिन। ये सब्सटेंस के नाम आप आगे कई जगह पढ़ेंगे, अलग अलग जगह, अभी मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, बट इन तीनों सब्सटेंस को मास्ट सेल बनाती हैं। 12th में जब आप एलर्जी पढ़ते हो वहां पर मास्ट सेल्स का नाम आता है, ठीक है। बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है ये जब हमें कोई एलर्जिक रिएक्शन होती है, ठीक है, क्लियर। और इसीलिए इतना ज्यादा हिस्टामिन बन जाता है कि उस पर्सन को है ना एकदम उस एरिया में रेडनेस हो जाता है, बहुत ज्यादा म्यूकस सिक्रीट होने लग जाता है, तो फिर एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स, एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन दी जाती हैं, ओके। चलिए वो बात की बात है। ये जो ग्रीन कलर की आपको दिख रही है, दिस इज फाइब्रोब्लास्ट, है ना। इन्हीं फाइब्रोब्लास्ट से मेजर कंपोनेंट निकल रहा है कनेक्टिव टिश्यू का, दैट इज ये जो बंडल्स दिख रहे हैं फाइबर्स के, दीज आर कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन फाइबर्स हमेशा टफ फाइबर्स होते हैं और बंडल्स की फॉर्म में होते हैं, बंडल्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जबकि ये जो आपको पिंक कलर के दिख रहे हैं, नॉट पिंक, ये जो आपको येलो कलर के फाइबर्स दिख रहे हैं ना बच्चों, दीज आर द इलास्टिन फाइबर्स। कनेक्टिव टिश्यू में ना तीन तरह के फाइबर्स होते हैं, कोलेजन फाइबर्स हो गए, सेकंड इलास्टिन फाइबर्स हो गए, नाम से ही पता चल रहा है कोलेजन टफ है जबकि इलास्टिन इलास्टिक है, ठीक है। इलास्टिक येलो कलर के होते हैं ये यूजुअली, यहाँ पे बनाया भी येलो है, जबकि ये वाले व्हाइट होते हैं, ओके। कोलेजन प्रोटीन वही कोलेजन प्रोटीन के बने हुए हैं। और ये जो पूरा पिंक कलर का नेटवर्क जैसे फाइबर्स दिख रहे हैं, दीज आर रेटिकुलर फाइबर्स, दीज आर रेटिकुलर फाइबर्स। इनकी डिटेल में नहीं जाना हमें। तो कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या मिला बताओ आपको। एपिथेलियल टिश्यू में तो हमने पढ़ा सिर्फ सेल्स की एक कवरिंग है, बट कनेक्टिव टिश्यू में तीन चीजें पढ़ी क्या हमने। एक तो पढ़ी सेल्स जो दूर दूर फैली हुई हैं, दूसरा पढ़ा इन्हीं सेल से निकलने वाला मैट्रिक्स जो ग्राउंड सब्सटेंस बना रहा है, और तीसरा पढ़ा इन्हीं सेल से बनने वाले डिफरेंट डिफरेंट फाइबर्स। तो कोई भी कनेक्टिव टिश्यू इन तीन कंपोनेंट्स का बना होता है। किसका, कौन से तीन कंपोनेंट्स का, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सब नोट कर लिया क्या आपने, हटा दूं, ये सब आपको बहुत अच्छे से एकदम, यहाँ तो मैं समझाते वक्त फटाफट से बताती हूँ आपको, बट एनसीईआरटी में थोड़ा अच्छे से नोट किया करो, जिससे जब रिवीजन करो तो उसको पढ़ने का मन करे, ओके। तो हमेशा ध्यान रखो कनेक्टिव टिश्यू के तीन बेसिक कंपोनेंट्स हैं, एक तो सेल्स है, सेल्स के अलावा मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स के अलावा फाइबर्स है। फाइबर्स का फंक्शन है स्ट्रेंथ देना, इलास्टिसिटी देना और फ्लेक्सिबिलिटी देना टिश्यू को, ठीक, क्लियर। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हमारी बॉडी में जितना भी कनेक्टिव टिश्यू है सब में आपको तीनों कंपोनेंट मिलेंगे एक्सेप्ट ब्लड। ब्लड यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है बच्चों, आप खुद सोचो, ब्लड हमेशा ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। अगर आप ब्लड वेसल्स में इतने सारे फाइबर्स बना दोगे और वो फाइबर्स जगह जगह अटक जाएंगे तो क्या वो ब्लड के फ्लो को रोक नहीं देंगे। तो इसलिए नेचर ने ब्लड में एंड इवन लिम्फ में, लिम्फ ब्लड से ही बनता है, तो ब्लड में एंड लिम्फ में फाइबर्स आर एब्सेंट। सेल्स होती हैं, यू नो, ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब सेल्स हैं, और मैट्रिक्स क्या है, ब्लड का प्लाज्मा।
तो ब्लड में फाइबर्स नहीं होते, ब्लड एंड लिम्फ में बाकी सारे कनेक्टिव टिश्यू में तीनों कंपोनेंट्स मिलेंगे आपको। डन। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू समझ में आ गया क्या तुमको? डेंस कनेक्टिव टिश्यू में बच्चों दो तरह का होता है, डेंस रेगुलर एंड डेंस इररेगुलर। डेंस रेगुलर एंड डेंस इररेगुलर। ये देखो, ये यहाँ पर आप दोनों डायग्राम देख सकते हो। यहाँ पर आपको दिख रहा है कितना रेगुलर अरेंजमेंट है। यहाँ मैट्रिक्स भी है खाली जगह में, ये सब फाइबर्स भी हैं, और ये खूब सारी फाइब्रोब्लास्ट दिखाई है तुम्हें। और भी सेल्स होती है बट दिखाई फाइब्रोब्लास्ट है, ठीक है। तो अगर एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, बहुत ही रोज में अरेंज है, तो ये हुआ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। और अगर रेंडमली देखो, कोई फाइबर कहीं जा रहा है, कोई सेल कहीं पड़ी है, कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, तो इसको कहते हैं डेंस इररेगुलर, ठीक है। तो डेंस क्यों कहा, पहले तो ये बताओ मुझे। इन दोनों को डेंस और उन दोनों को लूज क्यों कहा? क्योंकि वहां पर मैट्रिक्स बहुत ज्यादा है बच्चों। डेंस वाले टिश्यू में क्या होता है, मैट्रिक्स होता तो है, पर मैट्रिक्स लूज के कंपैरिजन में कम होता है, और बहुत ज्यादा मात्रा सेल्स और फाइबर्स की होती है, तो वो टिश्यू को क्या बना देगी, डेंस बना देगी। अगर रेगुलरली अरेंज है तो रेगुलर, इररेगुलरली है तो इररेगुलर। दोनों के एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डेंस रेगुलर में एग्जांपल आता है हमारी डर्मिस ऑफ स्किन। डर्मिस ऑफ स्किन, हमारी जो स्किन है ना, अभी बताया मैंने तुमको, वो मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम की बनी है, तो वो तो आपकी कंपाउंड एपिथेलियम है। लेकिन हमारी स्किन में सिर्फ उस एपिथेलियम को नहीं छोड़ा, एपिथेलियम के जस्ट नीचे एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग भी बनाई है। तो हमारी स्किन इज इक्वल टू एपिडर्मिस प्लस डर्मिस। एपिडर्मिस बनी है एपिथेलियम की, एंड डर्मिस किसकी बनी है, डर्मिस बनी है कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा डिटेल में नहीं जा रही, मैंने लेक्चर्स में बता रखा है, बट एक्चुअली इस डर्मिस में भी ना दो अलग अलग लेयर्स होती हैं। एक लेयर रेगुलर की बनी होती है, एक इररेगुलर की बनी होती है, तो डर्मिस में भी दोनों आते हैं। इन्होंने यहाँ पे देखो लिखा है कि एरियोलर टिश्यू जो है वो, नहीं सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बोल गई बच्चों, थोड़ा सा हम यहाँ पे गड़बड़ कर गए, सॉरी आई एम वेरी सॉरी। डेंस रेगुलर में डर्मिस नहीं आएगा। डेंस रेगुलर में एग्जाम्पल आएगा टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन एंड लिगामेंट अभी बताती हूँ ये क्या होते हैं, एक बार दोबारा समझो कॉन्सेप्ट को। मैं तुम्हें कह रही थी कि स्किन में क्या है, मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम है, जिसको आप कह रहे हो एपिडर्मिस। एक मिनट रुको, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बता देती हूँ तुम्हें हल्का सा। हमारी स्किन में, जस्ट अ मिनट, अगर ये हमारी मान लो पूरी स्किन है, तो हमारी स्किन में पहले तो ये कंपाउंड एपिथेलियम है, इसको बोलते हैं एपिडर्मिस, और उसके बाद ये पूरा पार्ट डर्मिस का है, ठीक है। अब इस डर्मिस वाली लेयर में भी ना क्या होता है, दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट तो बना होता है एरियोलर टिश्यू का, यहाँ पे एरियोलर टिश्यू भी आएगा लूज वाला, और एक पार्ट बना होता है इररेगुलर डेंस टिश्यू का, डेंस इररेगुलर का, ठीक है। तो लूज टिश्यू भी है डर्मिस में और डेंस टिश्यू भी है, दोनों टिश्यूज प्रेजेंट हैं, वी हैव टू रिमेंबर दिस, क्लियर है। तो इसलिए डर्मिस ऑफ स्किन दोनों के एग्जांपल में आता है। थोड़ा सा ये पार्ट एनसीईआरटी में कंफ्यूजिंग है, क्योंकि देखो एरियोलर टिश्यू के एग्जांपल में इन्होंने क्या लिखा है, एरियोलर टिश्यू के एग्जांपल में लिखा है प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। तो मैं इसको बच्चों को सही करवाती हूँ, स्किन मत लिखो, इसे लिखो प्रेजेंट बीनीथ द एपिडर्मिस। बीनीथ द स्किन थोड़ी ना कहेंगे, डर्मिस भी तो स्किन का ही पार्ट है, क्योंकि आप इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हो बच्चों, आप इन दोनों को मिलाकर, इस पूरे को मिलाकर स्किन कहते हो। तो बीनीथ द स्किन थोड़ी ना है, ये बीनीथ द एपिडर्मिस है। अब वो जल्दीबाजी में या ध्यान नहीं दिया तो यहाँ पर लिख दिया है, बट करेक्टली क्या होगा, बट अगेन वही, अगर नीट में बीनीथ द एपिडर्मिस जैसा कोई ऑप्शन नहीं और बीनीथ द स्किन लिखा हुआ है, तो यू हैव टू चूज दैट एरियोलर टिश्यू के लिए। और अगर आप डेंस टिश्यू में जाएंगे, तो डेंस में जो इररेगुलर है वहां पे दोबारा लिखा है, देखो ये कहां पर प्रेजेंट होता है, डेंस इररेगुलर टिश्यू कहां दे रखा है, इन द डेंस रेगुलर विच, ये रहा, डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्किन। ये बिल्कुल सही है, इन द स्किन कहना सही है, क्योंकि इन द स्किन का मतलब इन डर्मिस लेयर में। तो डर्मिस लेयर में एरियोलर भी है, डर्मिस लेयर में डेंस इररेगुलर भी है, ठीक है, ध्यान रहेगा आप लोगों को। एंड अगर हम बात करें डेंस रेगुलर की, तो ये होता है टेंडन एंड लिगामेंट। कहां पर होता है डेंस रेगुलर, कहां पर होता है बच्चों, टेंडन एंड लिगामेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेंडन और लिगामेंट किसका जंक्शन है, जब हमारी कोई मसल हमारी बोन से जुड़ी होती है। मैंने डायग्राम दिखाया है, प्लीज लेक्चर्स खोलने का कष्ट करना एक बार, ठीक है, वो तो है टेंडन। और अगर बोन को बोन से कनेक्ट करना है, तो दो बोन्स के बीच में जो जंक्शन है उसको बोलते हैं लिगामेंट, बोन टू बोन, ठीक है। और अगर आप इररेगुलर की बात करें, तो इररेगुलर का एग्जांपल बता ही दिया है मैंने, डर्मिस ऑफ स्किन, ठीक है।
एडिपोज कहाँ होता है? एडिपोज तो एडिपोज टिश्यू में होता है। अच्छा बताओ फैट की लेयर कहाँ होती है हमारी बॉडी में? जो हमारी स्किन है ना, ये जो मैंने अभी डायग्राम बनाया, ये आपकी पूरी स्किन है। इसी स्किन के जस्ट नीचे, कोई दूसरा कलर लेती हूँ, इसी स्किन के जस्ट नीचे ये जो पूरी लेयर है, ये पूरा आपका एडिपोज टिश्यू है। तो एडिपोज टिश्यू या जिसको आप फैट की लेयर कहते हैं, वो आपके स्किन के जस्ट नीचे है, ठीक है, ये एडिपोज है। चलिए समझ में आ गई कि एक बेसिक आइडिया लग गया कनेक्टिव टिश्यू का आपको। एरियोलर सिर्फ स्किन के नीचे ही नहीं है, एरियोलर आपके बहुत सारे ऑर्गन्स को चारों तरफ से पैक वगैरह करने के लिए बहुत सारी जगह प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, डिटेल में नहीं जा रहे हैं। और रही बात स्पेशलाइज्ड की, तो स्पेशलाइज्ड में हार्ड टिश्यू भी होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी होता है। हार्ड में आता है बोन एंड कार्टिलेज, जबकि फ्लूइड में आता है ब्लड एंड लिम्फ, ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है, क्लियर। तो अगर हम यहां पर इसके क्वेश्चंस करें, ठीक है, तो देखते हैं जरा क्या क्या क्वेश्चंस है, उसके थ्रू फर्दर रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि अगर पूरा पढ़ाने लगी फिर तो बहुत टाइम चला जाएगा। जैसे पढ़ना है वहां पे लेक्चर सीरीज में जाओ, वहां से पढ़ो अच्छे से, फिर ही क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो ये पूछ रहा है आपसे विच इज इनकरेक्ट अबाउट कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है भाई। कनेक्टिव टिश्यू इज मोस्ट abundant एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, यस। दे कनेक्ट एंड सपोर्ट अदर टिश्यूज, बिल्कुल ठीक है, उसका नाम ही ये है कनेक्टिव टिश्यू। दे इंक्लूड वेरी डाइवर्स टिश्यूज जैसे बोन, कार्टिलेज, टेंडन, एडिपोज, लूज, डेंस, यस। दे फॉर्म द इंटरनल एंड एक्सटर्नल लाइनिंग ऑफ मेनी ऑर्गन्स, लाइनिंग बनाने का काम एपिथेलियम का है, कनेक्टिव का नहीं है। In all connective tissues except blood, the cells secrete fibers of structural protein called collagen और elastin। सही है क्या ये बात कि सभी कनेक्टिव टिश्यूज में सेल्स कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर्स को बनाती है एक्सेप्ट ब्लड। तो यहाँ पे बस एक ही इनकरेक्ट मिला, ओनली फोर्थ। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैच करना है, कर दो। अभी एग्जांपल बताएं, लूज को किससे मैच करूं? लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या आएगा इसमें से बताओ? स्किन आ सकती है क्या? स्किन की एक लेयर डर्मिस, लूज की तो बनी है एरियोलर की, बिल्कुल आ सकता है। डेंस रेगुलर में क्या रखें? टेंडन एंड लिगामेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इरेगुलर में क्या रखें? अच्छा अब यहाँ पर एक चीज है बच्चों, देखो अब डेंस इरेगुलर के लिए मुझे कोई करेक्ट मैच नहीं मिल रहा, पर ये जो दे रखा है ना फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज और मास्ट सेल्स, ये हमने सबसे ज्यादा किस स्ट्रक्चर में देखा था? लूज कनेक्टिव टिश्यू में। तो एक काम करते हैं, जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है उसको इससे मैच कर देते हैं और डेंस इरेगुलर को स्किन से मैच कर देते हैं, ठीक है। स्पेशलाइज बिल्कुल ठीक है। तो ए को फोर्थ से मैच करना है और बी को फर्स्ट से करना है, ए को फोर्थ बी को फर्स्ट, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ जाएं। और किसी ऑप्शन में तो नहीं है सेम चीज। चलिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन। देखते हैं। दे हैव अ हार्ड एंड नॉन प्लाइबल। अब इस वर्ड का क्या मतलब है देखो, समझ लो। जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनमें जब आप हार्ड कनेक्टिव टिश्यू में जाओगे तो बोन और कार्टिलेज के बारे में एक एक पैराग्राफ है, ठीक है। पहले तो बोन के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता था, बोन का पूरा स्ट्रक्चर, लॉन्ग बोन्स, अंदर हैवर्सियन सिस्टम, डायाफाइसिस, मेटाफाइसिस। हो सकता है आप में से किसी के इंस्टीट्यूट में पढ़ाया हो, बट मैं आपको बता दूं कि ये सब नीट में अब नहीं पूछते हैं, तो आपको अननेसेसरी इन चीजों को, ठीक है आपने समझ लिया, वेरी गुड, आपको अब स्ट्रक्चर पता है, बट उसे बार बार रिवाइज करके रिटेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है बच्चों कि अगर हम बोन और कार्टिलेज को देखें तो यू ऑल नो कार्टिलेज कैसी है, जैसे अपने नोज के टिप को टच करो, इलास्टिसिटी है इसमें। आपका ईयर पिन्ना ऐसे करो, छोड़ो, वापस चला जाएगा। ये जो इलास्टिसिटी है जहां जहां पर, वो है कार्टिलेज। क्यों? क्योंकि कार्टिलेज सॉलिड तो है ही, साथ में प्लाइबल है। प्लाइबल का मतलब ही यहाँ पर इलास्टिसिटी से। क्यों है ये इलास्टिसिटी? इसका कारण भी ध्यान रखना, क्योंकि कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में क्या होता है? उस मैट्रिक्स में कॉन्ड्रॉइटिन नाम का सब्सटेंस होता है, कॉन्ड्रॉइटिन। कई जगह इसको कॉन्ड्रिन लिख देते हैं, कई जगह इसको कॉन्ड्रॉइटिन सल्फेट्स भी लिख देते हैं, बट ये एक सब्सटेंस है जो कि मैट्रिक्स में प्रेजेंट है और उसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। जैसे प्लांट टिश्यूज में पैक्टिन था ना सेल वॉल के कॉर्नर्स पे, उससे इलास्टिसिटी आ रही थी। हमारे में सेल वॉल जैसा तो कुछ होता नहीं है, तो मैट्रिक्स में ही कॉन्ड्रॉइटिन डाल दिया, ठीक है। तो कार्टिलेज हमेशा ध्यान रखेंगे कैसा टिश्यू है? प्लाइबल, सॉलिड है, प्लाइबल है और कंप्रेशन को रेजिस्ट करता है। इसमें जरूर कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार बच्चे कि मैम कंप्रेशन को रेजिस्ट कहाँ कर रहा है, हम कंप्रेस कर तो रहे हैं, पर जब आप कंप्रेस कर रहे हो तो वापस अपनी शेप रिगेन कर रहा है ना, और हार्ड भी है, तो सॉफ्ट टिश्यू जितना कंप्रेसिबल थोड़ी ना है,
आप जैसे ही उसको दबाओगे वापस रिबाउंड करेगा, तो यस इट रेजिस्ट कंप्रेशन, ठीक है। अगर आप बोन में देखोगे तो बोन भी अगेन हार्ड है, ये भी हार्ड है, सॉलिड है, हार्ड है, बट यहां पर नॉन प्लायबिलिटी देखने को मिलती है। क्यों? बोन में कोई इलास्टिसिटी नहीं है। आप कभी ऐसा है क्या बोन को दबाओगे तो वो दब जाएगी? नेवर। क्यों? बोन इतनी ज्यादा रिजिड है क्योंकि बोन का जो मैट्रिक्स है बच्चों वो कैल्सिफाइड है। बोन को आप कहेंगे रिजिड, इलास्टिक नहीं है, रिजिड है ड्यू टू कैल्सिफाइड मैट्रिक्स। बोन के पूरे मैट्रिक्स में कैल्शियम के सॉल्ट, कैल्शियम फॉस्फेट, अलग अलग चीजें डिपॉजिटेड रहती हैं जो उसको हार्ड बनाती है, ठीक है। क्लियर है क्या? दोनों में बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया तुम लोगों को। और बाकी तो इनकी पोजीशन दे रखी है कि कहाँ कहाँ पर कार्टिलेज होती है और कहाँ कहाँ पर बोन होती है। अच्छा एक चीज और देख लेना यहाँ डायग्राम में कि कार्टिलेज में जनरली जो सेल्स हैं वो ऐसे कपल की फॉर्म में होती है, दो दो जोड़े की फॉर्म में होती है, और कॉन्ड्रो वर्ड कहीं भी आए कार्टिलेज के लिए आता है। तो कार्टिलेज की सेल्स को आप कहते हो कॉन्ड्रोब्लास्ट या कॉन्ड्रोसाइट। इमेच्योर है तो ब्लास्ट, मेच्योर हो गई है तो साइट, जैसे इरिथ्रोब्लास्ट इरिथ्रोसाइट, बिल्कुल वैसे ही। एंड बोन में ये आपको छोटे छोटे स्टार शेप स्ट्रक्चर दिख रहे हैं क्या? इनको लेबल कर लो, दीज आर ऑस्टियोसाइट्स। मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ। बोन की जो सेल्स हैं जब वो मेच्योर हो जाती हैं तो ऐसे उनमें स्टार शेप्ड प्रोजेक्शंस बन जाते हैं, बिल्कुल स्टार शेप सेल दिखती है, दैट इज ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। कॉन्ड्रोसाइट के चारों तरफ भी आपको जब माइक्रोस्कोप से देखोगे हल्की सी खाली स्पेस दिखेगा, ऑस्टियोसाइट के चारों तरफ भी खाली स्पेस दिखेगा। क्यों? नेचर ने क्या किया, दोनों के मैट्रिक्स के मतलब सेल्स को थोड़ा सा साइज में बढ़ सके इसके लिए जगह दी है। अगर एकदम पास पास उनको पूरा मैट्रिक्स घेर लेता तो सेल्स को बढ़ने के लिए जगह नहीं मिलती, तो सेल्स के चारों तरफ खाली जगह छोड़ी है, उस खाली जगह को कहते हैं लेक्यूनी। तो दोनों ही सेल्स किसमें प्रेजेंट होती हैं बच्चों? लेक्यूनी में, ठीक है। दोनों ही सेल्स किसमें प्रेजेंट होती है? हल्का सा जैसे जैसे कई बार हमें चंद्रमा के चारों तरफ ऐसे उसकी एकदम चमकती हुई सी रोशनी नहीं दिखती है चारों तरफ, वैसा सा एक लैक्यूना दिखता है, तो दैट इज कॉल्ड लेक्यूनी, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गया क्या आप लोगों को? ये वर्ड मैंने इसलिए बताया, कहीं ना कहीं तो देखा था मैंने, ये रहा देखो, ऑस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट इन द स्पेस कॉल्ड लेक्यूनी। सेम ऐसा कार्टिलेज में भी होता है। डन है क्या? हटा दें इसको। चलिए तो अब आप मुझे फटाफट बताओ इसके क्वेश्चंस। ये किसके लिए है? नॉन प्लाइबल आ गया, यानी रिजिड है, रिच इन कैल्शियम सॉल्ट्स है, कोलेजन। अच्छा हाँ, एक और चीज, ये मत सोचना कि बोन और कार्टिलेज हार्ड है तो इसमें फाइबर्स नहीं है, तीनों कंपोनेंट है। देखो मैट्रिक्स है, दोनों में सेल्स दिखी रही हैं आपको, प्लस इनमें फाइबर्स भी होते हैं। यहाँ पर भी कोलेजन फाइबर्स हैं, इवन बोन में भी आप लेबल कर सकते हो, बोन में भी कहीं दिखाई नहीं है, बट यहाँ पर भी कोलेजन फाइबर्स होते हैं जो दोनों में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, फिर कह रहा है सपोर्ट करता है। आपको पहचानना है किस टिश्यू की बात हो रही है, तो पहचान तो हम गए हैं, बोन की बात हो रही है, बट हम देख लेते हैं। ऑस्टियोसाइट्स होती हैं लैक्यूनी में। जो हमारी बोन्स हैं वो हमारी स्केलेटल मसल्स को सपोर्ट देती हैं क्या, जिससे स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर सके? बिल्कुल देती हैं। मसल्स में हम डिटेल में पढ़ते हैं इसको, तो यहाँ पर बोन की बात हो रही है, ठीक है। देन द इंटरसेल्युलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज, इस वर्ड का मतलब मैट्रिक्स ही है। सेल्स के बीच बीच में जो मैट्रिक्स है वो सॉलिड है, यस, प्लाइबल है, यस, और कंप्रेशन को रेजिस्ट करता है, बिल्कुल ठीक। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू विच इज डिवॉइड ऑफ फाइबर्स, बिल्कुल ठीक है। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बताओ भाई कौन सा सही है इसमें से, देख लेते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट मिलेंगी, मैक्रोफेज मिलेंगी, मास्ट सेल मिलेंगी। एडिपोज टिश्यू इज अ टाइप ऑफ डेंस, नहीं, कभी भी नहीं, लूज के साथ, एरियोलर के साथ, तो ये गलत हो गया। टेंडन एंड लिगामेंट आर एग्जांपल ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, यस, जहां पर जोड़ना है चीजों को बहुत तरीके से, रेगुलर अरेंजमेंट किया गया है, ठीक है। कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, बिल्कुल ठीक है। यानी करेक्ट बताने हैं तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, यानी ऑप्शन डी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। स्केलेटल मसल्स, अच्छा ये आपके हो गए बच्चों कनेक्टिव टिश्यू के क्वेश्चंस, ठीक है। अब मस्कुलर टिश्यू जो है वो हम डिटेल में ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ज्यादा डिटेल्स दी भी नहीं है और हमें पढ़नी भी नहीं होती है, बहुत बेसिक सा, सिर्फ मसल्स का क्लासिफिकेशन आपको समझना है, एक बार समझ लो। हमारी बॉडी में जितनी भी मसल्स हैं वो तीन तरह की हैं, या तो वो है जैसे यहाँ आपको दिख रही है स्ट्राइटेड मसल्स, जिनमें स्ट्राइशंस मिलेंगे, वो ह्यूमन फिजियो में आप पढ़ते हो, ए बैंड, आई बैंड, है ना, अंधेरा उजाला, वो वाला पूरा स्ट्रक्चर, तो वो स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं।
क्योंकि ये स्ट्राइटेड मसल्स बोन्स से कनेक्टेड रहती हैं, इसलिए इनको स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। जैसे आपकी बॉडी में मान लो आपके हैंड में बिल्कुल सेंटर में बोन है, तो उस बोन पे कहीं ना कहीं हमारी मसल कनेक्ट होगी जो हमारे हाथ के मूवमेंट्स में हेल्प कर रही है। तो क्योंकि ये बोन्स के थ्रू अटैच है, बोन्स से अटैच है सॉरी, दैट्स व्हाई स्ट्राइटेड को ही स्केलेटल कहते हैं। और जितनी भी हमारी स्केलेटल मसल्स है ना बच्चों, वो सब हमारे कंट्रोल में है। कंट्रोल में मतलब हमारी विल पावर के कंट्रोल में है। सुना है हाथ अपने आप हिलना शुरू कर देगा, आप उसे एक्ट कहोगे तब वो हिलना शुरू करेगा, एक्सेप्ट कोई किसी को बीमारी है तो, ठीक है। हमारे लेग्स, हमारा बैक, नेक, बोलना, टंग, ये सब हमारे वॉलंटरी मूवमेंट्स है ना। जब हम सोचेंगे, इनको ऑर्डर देंगे तब ये काम करेंगे। अभी मैंने फिंगर हिलाई या मैं बोल रही हूँ, मैं अब इस हाथ को कर रही हूँ, तो ये सब मेरे ब्रेन के इंटेलेक्चुअल सेंटर के साथ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है। मुझे पता चल रहा है कि मैं उनको ऑर्डर देती जा रही हूँ। सोचो कितना क्विक एक्शन है, ब्रेन ने सोचा और उसने काम कर दिया। मैंने छुटकी भी बजाई तो उसने काम कर दिया, ठीक है। तो ये मसल्स वॉलंटरी मसल्स है, ठीक। अब आपका ब्रेन ऑलरेडी पूरे दिन इतनी एक्टिविटीज में बिजी रहता है। अब जो आपकी इंटरनल ऑर्गन्स हैं जिन्हें बहुत लंबा काम करना होता है, जैसे आपने खाना खाया 4-5 घंटे लगते हैं खाने को डाइजेस्ट होने में, उसमें भी मान लो आपके ब्रेन के इंटेलेक्चुअल सेंटर को कह दिया जाए कि सोचो, समझो और ऑर्डर दो कि अब तुम्हें पेप्सिन सिक्रीट करना है, अब तुम्हें ट्रिप्सिन सिक्रीट करना है, अब तुम्हें ये एंजाइम सिक्रीट करना है, फिर तो बैंड बज जाएगी दिमाग की, थक जाएगा आपका दिमाग। तो जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, या मान लो यूरिनरी ब्लैडर है, तो सोचो कि अच्छा हाँ अब इसमें यूरिन इकट्ठा हो रहा है तो उसको रिलैक्स होना है, अब यूरिन को निकालना है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट होना है। तो क्या ये हम मतलब ब्रेन का कंट्रोल तो है, बट हम सोच समझ के थोड़ी ना कर रहे हैं ये एक्शंस अपने आप हो रहे हैं, ऑटोनॉमसली सेट है सिस्टम कि भाई इनको कैसे कैसे काम करना है। तो इन ऑर्गन्स में जो मसल्स हैं बच्चों, वो हैं आपकी स्पिंडल मसल्स। कौन सी मसल्स? क्यों स्पिंडल? क्योंकि इनके जो एंड हैं वो स्पिंडल हैं। यहाँ पर एंड कैसे हैं? ब्लंट हैं, यहाँ पर ब्लंट एंड्स हैं, जबकि यहाँ पर कैसे एंड्स हैं? स्पिंडल शेप, इसलिए इनको स्पिंडल मसल्स या इनको स्मूथ मसल्स भी कहते हैं, या इनको नॉन स्ट्राइटेड भी कहते हैं क्योंकि इनमें स्ट्राइशंस नहीं होते। अब क्योंकि ये मसल्स हमारी बोन्स से नहीं बल्कि हमारे विसरल ऑर्गन्स, हमारे इंटरनल ऑर्गन, यूरिनरी ब्लैडर की वॉल, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की वॉल, डायाफ्राम, इन सब में है, दैट्स व्हाई दे आर विसरल मसल्स। और क्योंकि ये हमारे ब्रेन के तो कंट्रोल में है बट हमारी सोच समझ से इनका कोई रिलेशन नहीं है, इनवॉलंटरीली एक्ट करती हैं ये, दैट्स व्हाई इनवॉलंटरी मसल्स। बहुत इजी है प्रैक्टिकली समझोगे तो। और ये हमारे हार्ट को एक स्पेशल दर्जा दिया गया है। हमारे हार्ट की मैकेनिज्म आपको पता है, जब से हमारा बर्थ होता है तब से लेकर डेथ तक हार्ट कभी नहीं रुकता बच्चों, कभी भी नहीं रुकता, एक सेकंड के लिए भी आराम नहीं करता। तो उसकी मसल्स में कुछ ऐसा स्पेशल बनाना था कि वो लगातार काम कर सके और थके भी ना। तो नेचर ने उसमें बहुत सारे डिटेल में लॉजिक्स हैं, वो मैं आपको भी नहीं बता रही हूँ। तो नेचर ने एक स्पेशल टाइप की मसल्स बनाई जो सिर्फ हार्ट की वॉल में है। और इन मसल्स में क्या किया, इनका नाम तो हमने दे दिया कार्डियक मसल्स, पर ये जो कार्डियक मसल्स हैं इनका जो स्ट्रक्चर है वो तो कैसा होता है? स्ट्राइटेड, दिख भी रहा है आपको स्ट्राइशंस, लेकिन इनका जो फंक्शन है वो कैसा है? इनवॉलंटरी। तो आप कह सकते हैं क्या कि ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। नेचर ने कुछ सोच समझ के ही बनाया है। तो कार्डियक मसल्स आर स्पेशलाइज्ड मसल्स, ठीक है। और इसमें एक स्पेशल जंक्शन भी होते हैं, ब्लैक कलर की लाइंस दिख रही है आपको, दीज आर कॉल्ड जेट डिस्क या दीज आर कॉल्ड इंटरकैलेटेड डिस्क। ये कुछ इस तरह काम करती हैं कि अगर हार्ट की एक मसल को भी सिग्नल मिला ना तो तुरंत बहुत तेजी से करंट की तरह वो सिग्नल पूरे सारे कार्डियक मसल्स में फैल जाएंगे और वो मिलकर एक यूनिट की तरह काम करेंगी जिससे सफिशिएंट फोर्स जनरेट हो टू पंप द ब्लड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं तीनों मसल से रिलेटेड पॉइंट्स। ये पॉइंटेड एंड है, ये ब्लंट एंड है, यहाँ पर मिस है, ओके। तीनों मसल्स में से सिर्फ एक मसल ये वाली में ध्यान रखना कि आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन भी मिलेगी। इन्होंने पता नहीं ये कैसे बना रखा है, बट मैं तो उसको सही थोड़ा इस तरह से बना दूं, ये मुझे कहीं से भी न्यूक्लियस जैसा नहीं लग रहा, या ठीक है लग रहा है तो तुम ध्यान रखना कि यहाँ पर इस मसल में मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, सिर्फ इसमें होती है, ना इसमें ना इसमें, दोनों में एक एक न्यूक्लियस है, बट यहाँ मल्टी न्यूक्लिएटेड यानी जिसको आप सिंसीशियल कहते हो, ये हमारी स्ट्राइटेड मसल्स, ठीक है। क्लियर? इनके बारे में ये हटा दूं, ये सारे पॉइंट्स आपको या तो दिमाग में या एनसीईआरटी में लिखे होने चाहिए। डन? तो ये देखो इनके बारे में यहाँ पर सब दे रखा है, ओके। एक और लाइन मुझे मसल में आपको बतानी थी इस चैप्टर में, ये रही कि है ना, कहाँ गया बच्चों को,
कि जंक्शंस भी होते हैं हमारी मसल्स में, दे रखा है क्या कहीं पर, कहीं तो देखा था मैंने, ये है क्या, देखना जरा यहाँ पे क्या लिखा है, तो कम्युनिकेशन, इसको कम्युनिकेशन जंक्शन भी लिख लेना, ये है ना जंक्शन, जेड डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क, इसको कम्युनिकेशन जंक्शन, वो गैप जंक्शन पढ़ा था हमने, उसकी तरह काम करते हैं ये, ठीक है। एक लाइन तो थी, हो सकता है वो मसल वाले चैप्टर में होगी, यही था कि भाई हमारी जो मसल्स हैं उनमें भी जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये रहा, शायद ये रहा, सेल जंक्शंस cell junctions hold them together and they are bundled together in a connective tissue sheath। ठीक है, लेकिन ये समझ में आपको तभी आएगा जब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी में मसल्स के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, वहां पर भी सिर्फ स्केलेटल मसल्स की डिटेल दे रखी है और किसी की नहीं दे रखी। क्लियर, आगे बढ़े तो इसके क्वेश्चन देख लो भाई। स्केलेटल मसल्स स्ट्राइटेड होती है, स्ट्राइशंस होते हैं स्केलेटल में, बिल्कुल होते हैं। इनवॉलेंट्री होती है, नहीं। जब ऐसा कंफ्यूजिंग ऑप्शन आए ना, इनवॉलेंट्री वॉलेंट्री मिलता जुलता है, तो उसको एक बार और पढ़ो और कंफर्म कर लो अपने दिमाग में कि सही है कि गलत है। ऐसे नहीं जल्दीबाजी में हाँ हाँ ये होती है, नहीं, वहां रुको, वहां पर स्पेशल अटेंशन, स्पेशल फोकस की जरूरत है अगर पूरे मार्क्स लाने हैं तो। स्मूथ मसल्स की बात करें तो वो स्मूथ की बात हो रही है, तो वो हमारे विसरल ऑर्गन्स की वॉल में है क्या, बिल्कुल है। क्या वो वॉलंटरी है, नहीं, गड़बड़ कर दी। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो गए बच्चों, ऑप्शन ए। ठीक है, देन क्या होगा ये, देन जस्ट अ मिनट, इंटरकैलेटेड डिस्क आर इंपॉर्टेंट रीजन्स ऑफ कार्डियक मसल्स, बिल्कुल ठीक है। इंटरकैलेटेड डिस्क फंक्शन एज बूस्टर फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन वेव, अभी बताया मैंने तुम्हें, एक बूस्टर की तरह सारी मसल्स को एक साथ सिग्नल देंगी जिससे वो काम कर सके। तो क्या इसीलिए ये इंटरकैलेटेड इंपॉर्टेंट है कार्डियक में, यस, यही इनका फंक्शन है और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन हुआ। डन, देन मैच द कॉलम, स्मूथ मसल्स, अब यहाँ एग्जांपल दे दिए, अब दिमाग लगाओ। ये जो अपने हाथ की है ना एब्डोमिनल मसल्स होती है जो तुम जिम वगैरह में जाकर मजबूत करते हो, बाइसेप ट्राइसेप, ये क्या है, ये हमारी स्केलेटल मसल्स हैं। तो स्मूथ मसल्स विसरल ऑर्गन्स में होंगी, गॉल ब्लैडर में होंगी, यस। कार्डियक मसल्स तो हार्ट में होंगी, हार्ट की वॉल जो मसल्स की बनी है मायोकार्डियम, ह्यूमन फिजियो में पढ़ते हैं। स्केलेटल मसल्स ये रही, बाइसेप और ट्राइसेप। कार्टिलेज ईयर पिन्ना पे होती है, ठीक है। तो ए का सेकंड, बी का फोर्थ, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, दो ऑप्शन में है, तो सी का फर्स्ट भी हमें देखना पड़ेगा, ये रहा ऑप्शन सी। फॉर हेल्दी पीपल, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है एनिमल टिश्यूज का, नहीं, दो क्वेश्चंस और हैं, उसके बाद फ्रॉग और कॉकरोच के क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। फॉर हेल्दी पीपल्स, ये अब न्यूरॉन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। न्यूरॉन के मैंने ज्यादा नहीं डाले क्योंकि पूरा नर्वस टिश्यू हम बहुत अच्छे से नर्वस सिस्टम में ही पढ़ते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक पैराग्राफ है और सिर्फ इतना सा समझ लो कि जनरली हमें लगता है कि हमारा नर्वस सिस्टम सिर्फ न्यूरॉन्स का बना है। न्यूरॉन सेल्स आपको पता है, बचपन से पढ़ते आए हो छोटी क्लासेस से, कि ये साइटॉन है, साइटॉन से निकलता है एक बड़ा सा एक्सॉन होता है, इसको आप न्यूरॉन कहते हो। न्यूरॉन इज अ सेल, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। तो हमें लगता है हमारा पूरा नर्वस सिस्टम सिर्फ न्यूरॉन का ही बना है, गलत। हमारे नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन तो इंपॉर्टेंट सेल है ही, ये एक्सॉन और ये सब मिला के आप क्या कहते हो, न्यूरॉन। न्यूरॉन जिसको नर्व सेल भी कह सकते हो, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, बट इस न्यूरॉन के अलावा चारों तरफ छोटी छोटी सेल्स दिख रही हैं तुमको, बहुत तरह की होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, इनको कहते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स। Even more than 50% of your nervous tissue is made up of these neuroglial cells। ये neuroglial cells सपोर्ट करती हैं न्यूरॉन को और भी कई तरह के फंक्शंस करती हैं, डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। जैसे छोटा सा एक एग्जांपल अगर मैं तुम्हें दूं न्यूरोग्लियल सेल्स का, जब तुम नर्वस सिस्टम पढ़ते हो तो श्वान सेल्स के बारे में पढ़ते हो, वो एक तरह की न्यूरोग्लियल सेल्स हैं। नर्वस सिस्टम में कई जगह पर ऑलिगोडेंड्रोसाइट का नाम आता है, अगर पढ़ रखा है तो ठीक, नहीं पढ़ रखा तो कोई बात नहीं, वो भी एक तरीके की न्यूरोग्लियल सेल्स है। एस्ट्रोसाइट्स आती हैं, स्टार शेप्ड सेल्स, वो भी एक तरह की न्यूरोग्लियल सेल्स है। मैक्रोफेजेस सेल्स आती हैं, माइक्रोग्लियल सेल्स, ये सब क्या है बच्चों, न्यूरोग्लियल सेल्स हैं। तो नेवर थिंक कि हमारा नर्वस सिस्टम सिर्फ न्यूरॉन्स का बना है। नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स, न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरॉन एक्साइटेबल सेल्स हैं, जितने भी सिग्नल्स जाएंगे उनको रिसीव करेगी, एक्शन देगी, वो सारा काम न्यूरॉन का है। लेकिन उन न्यूरॉन्स को सपोर्ट करना और कुछ एडिशनल फंक्शंस करना किसका काम है, न्यूरोग्लियल सेल्स का, विच मेकअप मोर देन 1/2 द वॉल्यूम ऑफ नर्वस टिश्यू।
ठीक है, पर इनमें से कोई भी स्टिमुलेट नहीं होती है, स्टिमुलेशन वाला काम सारा न्यूरॉन करती है, इंपल्स जो नर्व इंपल्स ट्रैवल होती है वो न्यूरॉन से होती है, दिस इज ओनली द इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो यहाँ बोला है कि 4 हेल्दी पीपल हैं अपने 20s में, उनको इंजरी हो गई और डैमेज एंड डेथ ऑफ अ फ्यू सेल्स, ठीक है, तो इनमें से कौन सी सेल्स आर लीस्ट लाइकली टू बी रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स। सबको पता है ना कि न्यूरॉन्स का जितना भी डिवीजन होना है वो सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, जैसे ही हमारा बर्थ होता है उसके बाद न्यूरॉन्स बिकम नॉन डिवाइडिंग सेल्स। इसीलिए जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, नर्वस सिस्टम अकेला ऐसा सिस्टम है जो ग्रोथ नहीं करता बल्कि याददाश्त कम होती जाती है, सबसे अच्छी याददाश्त बच्चों की, फिर हमारी, और सबसे कम बुजुर्गों की, ठीक है। तो न्यूरोग्लियल सेल्स जो है, मतलब सॉरी, जो हमारा न्यूरॉन्स हैं, दे नेवर डिवाइड आफ्टर बर्थ, ठीक है। थोड़ा बहुत डैमेज वगैरह हो तो वो उसको प्रॉपर कर लेंगी, लेकिन डिवाइड करके न्यू सेल्स नहीं बना सकती, क्योंकि न्यूरॉन्स परमानेंट G0 स्टेज में रहती है। एम्ब्रियो में तो डिवाइड कर रही थी, नर्वस सिस्टम बना रही थी, बट बाद में नहीं बनाती। उसका रीजन पता है, न्यूरॉन्स में से सेंट्रियोल गायब कर दिया नेचर ने। अच्छा है, इतनी कम हमारी इंटेलिजेंस है जिसमें हमने दुनिया में इतना कुछ डेवलप कर लिया, अगर ये और बढ़ते जाते तो पता नहीं अभी तक हम कहाँ पहुंच गए होते, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देन लास्ट क्वेश्चन, न्यूरोग्लियल सेल्स आर एक्साइटेबल सेल्स। नहीं, न्यूरोग्लियल एक्साइटेबल नहीं है कभी भी, एक्साइटेबल सिर्फ न्यूरॉन है, ओके। न्यूरोग्लियल सेल प्रोटेक्ट करती है, सपोर्ट करती है न्यूरॉन्स को, यस ये बिल्कुल ठीक है। असर्शन नॉट करेक्ट, रीजन करेक्ट, ऑप्शन सी। डन। तो ये हो गए बच्चों आपके चारों तरह के जो एनिमल टिश्यूज हैं उनका रिवाइज भी कर लिया हमने, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लिए। अब इस चैप्टर में फ्रॉग एंड कॉकरोच रह गया है, उसको हम नेक्स्ट सेशन में विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे, ठीक है। एक बार हो सके तो प्लीज, फ्रॉग एंड कॉकरोच थोड़ा सा नया रहता है आप लोगों के लिए, उसके बारे में कहीं और नहीं आता तो आप कोरिलेट नहीं कर पाते हो। तो जो फ्रॉग एंड कॉकरोच के मेरे लेक्चर्स हैं आप प्लेलिस्ट में ढूंढना, मिल जाएंगे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, चलो ठीक है। वहां से एक बार इन लेक्चर्स को पहले देखना, देख कर आना, पढ़ के आना, फिर मेरे साथ यहाँ पे क्वेश्चंस करना, तो तुम्हें मजा आएगा, ओके। चलिए, गुड बाय।